हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार RSMSSB बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाली एलडीसी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए विज्ञान विषय यानी साइंस की क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ। इसके अंतर्गत आप लोगों को पहले हमने केमिस्ट्री सब्जेक्ट को शुरू करके 2 यूनिट ऑलरेडी पढ़ा दी है और वो दोनों यूनिट्स आप लोगों के लिए हमारे YouTube चैनल पर कंप्लीटली ऑर्डर वाइज प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, जहां पर आप आसानी से क्रम वाइज देख करके अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं। हम थर्ड टॉपिक पढ़ रहे हैं और थर्ड टॉपिक है कार्बन व उसके यौगिक, जिसके अंतर्गत अपन लोगों ने कार्बन की विशेषताओं के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद में कार्बन से ही बने हुए हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, उन यौगिकों के बारे में बात करी थी। हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण के बारे में बात करी थी और उस वर्गीकरण के अंतर्गत एरोमेटिक क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइन क्या होते हैं और इन सभी का नामकरण कैसे किया जाता है IUPAC के अकॉर्डिंग, वो भी हमने सब कुछ सीख लिया था लास्ट क्लास में। उसके बाद में अपन ने शुरू किए थे कार्बन के अपर रूपों को, यानी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में अपन बात कर रहे थे। कार्बन के अपर रूप के अंतर्गत भी मैंने बताया था कि कार्बन के अपर रूप दो प्रकार के हैं। एक होते हैं क्रिस्टलीय अपर रूप, दूसरे होते हैं अक्रिस्टलीय अपर रूप। क्रिस्टलीय अपर रूप के 3 भाग बताए थे मैंने, हीरा, ग्रेफाइट और आपका क्या था, फुलरिन। और वहीं पर जो अक्रिस्टलीय थे उसके अंतर्गत आप कोक है, कोल है, चारकोल है, काजल है, कार्बन गैस है, ये सभी आप उसके अंतर्गत रख सकते हैं। अब चारकोल भी 2 प्रकार के बताए थे। एक था जंतु चारकोल, जो कि आपके जंतुओं से प्राप्त होगा, और एक था कास्ट चारकोल, यानी जो लकड़ी से मिलने वाला है। ठीक है। इसके बाद अपन ने कंप्लीट डिटेल में हीरे के बारे में बात शुरू करी थी, तो हीरे को एक बार अपन वापस देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। जो विद्यार्थी आज पहली बार जुड़ रहे हैं उन्हें बता दूं कि मैं प्रवीण सिंह राजस्थान के अंतर्गत आयोजित होने वाली लैब असिस्टेंट LDC पीटेट, इसके अलावा नेशनल लेवल पर आयोजित होने वाली IIT JEE मेन, SSC MTS RRB ALP, जो ये एग्जाम्स हैं इनको मैं क्वालिफाई कर चुका हूं और उन्हीं एग्जाम्स के अनुभवों के आधार पर आप सभी लोगों को साइंस विषय पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है मेरे द्वारा। और आप सभी लोग हमारे नोट्स वगैरह को देख करके समझ सकते हैं कि हमारे नोट्स की क्वालिटी क्या है। हीरे के बारे में अपन बात कर रहे थे, डायमंड के बारे में। तो डायमंड जो होता है, इसके अंतर्गत क्या होता है, तो कार्बन का प्रत्येक कार्बन जो है, कार्बन का प्रत्येक कार्बन परमाणु जो है वो 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ में जुड़ा होता है और जुड़ करके भी इस प्रकार से जुड़ता है कि आपका सुदृढ़ यानी कि ठोस और कैसा त्रिआयामी यानी 3D चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करते हैं। कौन? हीरा। इस हीरे का पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने, इसकी पूरी संरचना बना करके मैं आपको बताऊंगा कि हीरा दिखता कैसा है। ठीक है। इसके बाद में अपन ने बात करी थी कि कार्बन जो है उसका अगर अति शुद्ध रूप चाहिए हो तो हम हीरे से प्राप्त कर सकते हैं। कार्बन कार्बन के मध्य में दूरी कितनी होती है, तो 1.54 एंगस्ट्रम होती है। एक छोटी सी चीज और भी याद करना चाहो तो आप याद कर सकते हो, वैसे फिजिक्स में बताया जाएगा आपको कि एक एंगस्ट्रम जो होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये याद रखना चाहो तो आप याद रख सकते हो। फिर विद्युत का ये कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक कार्बन जब 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से अटैच हो जाता है और चतुष्फलकीय संरचना बनती है, तो किसी भी कार्बन के पास में क्या नहीं होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं है तो वह विद्युत का चालक कैसे हो सकता है। ठीक है, इसी वजह से हीरा विद्युत का कुचालक यानी कि नॉन कंडक्टर कह सकते हैं। इसके बाद में हीरे का गलनांक काफी उच्च होता है, 3843 केल्विन। अपवर्तनांक जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो भी इसका ज्यादा हाई होता है। इसके साथ साथ मूल्य निर्धारण,
जो हीरा होता है, हीरे की जो वैल्यू है, प्राइसिंग है, मूल्य जो है निर्धारित किया जाता है, वो अलग अलग 3-4 फैक्टर है, उन पर किया जाता है। जैसे एक तो उसका कलर क्या है ना, रंग, कैरेट उसका कितना है, इसके बाद कट्स उसके ऊपर कितने हैं, उसके बाद क्लियरिटी यानी वो ट्रांसपेरेंट कितना है, इन्हीं सभी के आधार पर जो है आप मूल्य निर्धारित होता है। ठीक, इसके अंदर बेसिकली रिफ्रैक्शन होता है, जो अपन फिजिक्स के सिलेबस में पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन आप याद रख सकते हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत होता है। ठीक, अपवर्तन जिसे कहा जाता है। चलो, ये हमने सब पढ़ लिया है। अब अपन आज की क्लास नंबर 41, आज से पहले अपनी 40 क्लासेस हो चुकी है, और आज अपन क्लास नंबर 41 के अंदर यह पढ़ने वाले हैं हीरे के बारे में थोड़ी सी जानकारी, फिर हीरे का स्ट्रक्चर, और उसके बाद में ग्रेफाइट और फुलरिन के बारे में अपन जानेंगे। तो हीरे के बारे में आप लिखेंगे, अब आगे नोट डाउन करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, एक सेकंड, है ना, चलिए। तो सबसे पहले लिखेंगे कि हीरे की जो संरचना है, आप लिखिएगा हीरे की हीरे की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड में प्रबल सहसंयोजक सहसंयोजक बंधों का सहसंयोजक बंधों का त्रिविम जाल, त्रिविम का मतलब है 3D, ठीक है, त्रिविम जाल जाल होता है होता है। अतः यह अत्यधिक, अत्यधिक मतलब बहुत ही ज्यादा, एक्सिस में कह सकते हैं, अत्यधिक कठोर होता है, कठोर होता है। ये बात आपको याद रखनी है वैसे भी, कि हीरा जो है प्रकृति में पाया जाने वाला, सुन लीजिएगा कान खोल के, प्रकृति में पाया जाने वाला, प्राकृतिक रूप से मिलने वाला अगर कोई सबसे ठोस पदार्थ है तो वह आपका होता है हीरा। क्योंकि जैसे ही लिखवाया जाता है कि सर्वाधिक ठोस या कठोर पदार्थ हीरा है, तो कई बच्चे जैसे ही नेट पे जाते हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़ टाइप मारते हैं, और ये लो लिस्ट आ गई। अरे जो वो लिस्ट आती है वह कृत्रिम रूप से यानी आर्टिफिशियली ह्यूमन मेड होते हैं, इंसानों के द्वारा बनाए हुए कठोर या ठोस पदार्थ होते हैं। वो हीरे से ज्यादा कठोर हो सकते हैं, लेकिन प्रकृति में अगर पाया जाने वाला पदार्थ है सबसे कठोर, तो वह केवल और केवल हीरा है। और हीरा भी किस कारण से है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो इसकी संरचना है, उसके अंदर जो बनने वाले बंध है, वो सभी के सभी बंध सहसंयोजक बंध होते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं उनसे मिलकर के यह त्रिविम जाल यानी पूरा का पूरा 3D नेटवर्क क्रिएट करते हैं, 3D जाली एकदम तैयार होती है। और इस वजह से सभी के सभी कार्बन एक दूसरे से बहुत ही अधिक बल के कारण जुड़े रहते हैं, प्रबल बल होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। इस वजह से जो है यह अत्यधिक कठोर होता है। समझ में आ गई बात? इस चीज को आपको याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। और यह प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे अधिक कठोर पदार्थ है। ठीक, चलिए इसके बाद में आगे बात करेंगे कोयले की परतों पर। आगे लिखिएगा नेक्स्ट, कोयले की कोयले की परतों पर, कोयले की परतों पर चट्टानों चट्टानों का दाब यानी प्रेशर बढ़ने या पड़ने से, बढ़ने या फिर पड़ने से यानी प्रेशर जब, जो अपनी चट्टाने हैं उनका प्रेशर जब
कोयले की परतों पर पड़ता है तो वहां पर जो है हीरा बनता है। अभी मैं इसको समझाऊंगा अच्छे से, आप एक बार नोट डाउन करिए। कोयले की परतों पर चट्टानों का दाब बढ़ने या फिर पड़ने से, पढ़ने, ठीक है, पढ़ने नहीं बोल रहा, पढ़ना यानी ऐसे लगना, ठीक है, पढ़ने से हीरा यानी डायमंड पारदर्शक, पारदर्शक मतलब वही क्लियरिटी, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शक होता है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे शुद्ध कार्बन, शुद्ध कार्बन को अत्यधिक, शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब, उच्च दाब हाई प्रेशर एवं टेम्परेचर, ताप पर उपचारित करके, उपचारित करके हीरे को, हीरे को संश्लेषित, संश्लेषित किया यानी सिंथेसिस किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है कि हीरे की जो आपकी संरचना है, उस हीरे की संरचना में प्रबल सह संयोजक बंधों की वजह से एक त्रिविम जाल बनता है और वह त्रिविम जाल इस हीरे को अत्यधिक कठोर बनाता है। कोयले की परतों पर चट्टानों का दाब बढ़ने या फिर पड़ने से जो आपका हीरा है वो पारदर्शक, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। एक सेकंड, ये चार्जर, एक सेकंड है ना, ओके। चलिए फिर देखिए, शुद्ध कार्बन को अत्यधिक, अगर हम उच्च दाब देते हैं यानी उसके ऊपर हाई प्रेशर लगाते हैं, किसके ऊपर, शुद्ध कार्बन के ऊपर, और ताप पर अगर हम उसे उपचारित करते हैं तो फिर क्या होगा, जो हीरा है उसको संश्लेषित किया जा सकता है यानी सिंथेसिस किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है एक तरह से। अब आप देखिएगा कि ये सभी पॉइंट कैसे काम के हैं। जो इसमें लिखा हुआ है कोयले की परतों पर चट्टानों का दाब पड़ने से, तो बेसिकली आपने देखा होगा कि कहा जाता है कि कोयले की खान से ही हीरा निकला करता है, और जो कोयला जितना ज्यादा अपने ऊपर प्रेशर को झेल पाएगा, जो जितना ज्यादा अपने आप को तपाएगा चट्टान के दाब में, वह उतना ही ज्यादा चमकेगा, वह उतना ही ज्यादा पारदर्शक बनेगा, वह उतना ही ज्यादा पारदर्शक बनेगा। इसीलिए कहा जाता है इंसान के बारे में भी कि जो सूर्य की तरह चमकेगा, जो सूर्य की तरह चमकेगा उसने पहले सूर्य की तरह तपना सीखा है, सूर्य की तरह तपना सीखा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कार्बन मात्र एक तत्व होता है, लेकिन वही तत्व एक अमूल्य पदार्थ बन जाता है केवल और केवल कब, जब वह किसका, चट्टानों का दाब झेल सकता है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि एक पत्थर से बनी हुई मूर्ति को पूजा जाता है और वहीं पर दूसरे पत्थरों को ठोकर मारी जाती है, क्योंकि पत्थर जिसने अपने ऊपर दाब को झेला है, आपको पता होगा कि जो उसके चित्रकार होते हैं वो क्या करते हैं, चैनी और हथौड़े से मार मार के चेक करते हैं कि पत्थर कितने दाब और ताप को झेल सकता है, और जो सबसे ज्यादा ताप और दाब को झेल जाता है वही आखिरकार एक शानदार मूर्ति के रूप में बनता है, और उस मूर्ति को फिर बड़े बड़े मंदिरों में स्थापित किया जाता है। वहीं पर एक उसी के पत्थर के भाग को जो है क्या कर दिया जाता है, बाहर फेंक दिया जाता है। तो इंसान बनना है तो सूर्य की तरह चमकना होगा, और सूर्य की तरह चमकने के लिए पहले सूर्य की तरह तपना होगा। इसीलिए आपको ये याद भी रखना है कि कोयले की चट्टानों पर, जब कोयले की जो परतें हैं उनके ऊपर जब चट्टानों का प्रेशर पड़ता है, ताप पड़ता है, और उसको जो झेल जाता है, वहां से जो बना हुआ कोयला जो है वह फिर हीरे में कन्वर्ट होता है, डायमंड में कन्वर्ट होता है। और जितना ज्यादा आपके प्रेशर होता है ना,
उतना ही ज्यादा वो हीरा डायमंड पारदर्शक बनता है, ट्रांसपेरेंट बनता है, ज्यादा चमकता है। ठीक, समझ में आ गई बात? तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं, ये काम के हैं, ये पूछे जाते हैं इसलिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में अपन बात करते हैं। आखिर में इस कार्बन से बने हुए हीरे का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि त्रिआयामी चतुष्फलकीय इसकी संरचना होती है, तो वो दिखती कैसी है देखिएगा आपके सामने। कार्बन, फिर इससे एक यहाँ पर कार्बन अटैच होता है, फिर इससे ये कार्बन अटैच होता है, इससे यह कार्बन अटैच होता है। अभी देखिएगा है ना, ये ऐसा नहीं है कि इतना ही होगा, अभी बहुत बड़ा डायग्राम है ये ऐसे अटैच होता है, ये ऐसे अटैच होता है, ये ऐसे अटैच होता है। ठीक, फिर ये 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 और फिर ये। ठीक है, फिर ये और ये फिर ये फिर ये 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 और ऐसे जो है ये स्ट्रक्चर फिर आगे से आगे चलता रहता है। हर एक कार्बन जो है जुड़ा रहता है, आपको पता होगा, चार चार बॉन्ड बना करके। तो ऐसे जो है ये स्ट्रक्चर पूरा का पूरा फैलता है। कैसे कैसे ये पूरा स्ट्रक्चर फैला हुआ रहता है आपके हीरे का। आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक कार्बन, देखो ये कार्बन है, ये चार अलग अलग बॉन्ड बनाकर यहाँ जुड़ा, फिर ये वाला देखो एक इससे जुड़ा और एक इसके पीछे की तरफ जो है देखो, एक दो तीन और ये चार बॉन्ड बन चुके थे। फिर ये देखो एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, फिर ये देखो इधर इधर इधर। तो ऐसे ये स्ट्रक्चर आगे से आगे आगे से आगे से आगे है, फैला रहता है। इस प्रकार की संरचना होती है आपके हीरे में। समझ में आ गई बात? और इसके अंदर जो ये है अपने पास, देखिए ये कार्बन कार्बन की डिस्टेंस, ये जो है ना ये डिस्टेंस, यही डिस्टेंस मैंने आपको बताई है 1.54 एंगस्ट्रम होती है। कितनी होती है? 1.54 एंगस्ट्रम होती है। ये याद रखनी है, ये हीरे की संरचना है, हीरे की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। ये स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड है, हीरे की पूरी संरचना है। ये जो अपने कार्बन कार्बन के मध्य की दूरी है वो है 1.54 एंगस्ट्रम। ठीक है, लिख लीजिए इसको जल्दी से फटाफट, फिर मैं इसके उपयोग लिखवाता हूं और हीरा इस प्रकार से आपका कंप्लीट होगा। हीरे से जो क्वेश्चन आता है वो या तो आएगा कार्बन कार्बन के मध्य की दूरी, या फिर हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। और जितने पॉइंट लिखवाए उनमें से कोई चार पॉइंट उठाकर दे देगा, आपको तीन में से पता चल जाएगा सही है, एक गलत होगा, कोई ना कोई उसको टिक कर देना कि ये गलत है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो अब इसके उपयोग, हीरे के उपयोग। ठीक, चलो इसके उपयोग लिखेंगे। पहला इसका उपयोग है कांच को, कांच यानी ग्लास है ना, अपने घरों में जो कांच होता है ना उसको, कांच को काटने में, काटने में कटर के रूप में। ठीक है, तो जो कांच होता है, ग्लास होता है, उसको काटने के लिए, कांच को काटने के लिए देखिए हीरे का उपयोग किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि समय का कोई भरोसा नहीं। देखिए अभी अपन पढ़ क्या रहे थे कि कार्बन से ही मिलकर बना है हीरा, और वह हीरा होता है अमूल्य। और वही अमूल्य चीज क्या काम कर रही है? एक मामूली सा काम कर रही है, कांच को काटने का। तो इसीलिए कहा जाता है कि वक्त बदलता है फिर बदलेगा, वक्त बदलता है फिर बदलेगा, एक दिन सारा जहां अपना होगा, एक दिन सारा जहां अपना होगा। ये लिख लिया आपने। तो कांच को काटने के लिए कटर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा आप लिख सकते हैं कि चट्टानों और पत्थरों, तो लिखिएगा पत्थरों व
चट्टानों, पत्थरों व चट्टानों को काटने की मशीन में। ठीक है, तो पत्थर है, चट्टाने हैं, उनको काटने के लिए भी अपन जो मशीन यूज करते हैं उसमें भी इस हीरे का उपयोग किया जाता है। कई बार क्या होता है, इसके उपयोग से रिलेटेड जब ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं तो बच्चे सोचते हैं अरे यार, कोई अब हीरे का उपयोग कोई पत्थर काटने के लिए करेंगे क्या, है हीरा इतना सस्ता है क्या। पर वहां मशीनों में इन्हीं का उपयोग किया जाता है। अब वो पत्थर को है ना अपने वो खान से निकालते समय इनका उपयोग नहीं किया जाता है, ये बहुत जब राम भगवान जैसी मूर्ति बनाई जाती है ना उस समय ऐसे हीरो का उपयोग होता है। ठीक है, चलो आगे लिखेंगे। फोनोग्राफ, फोनोग्राम की सुई बनाने में, तो फोनोग्राम की सुई बनाने में भी, ठीक है, फोनोग्राम की सुई में, क्लियर, ये आप याद रख लेना। जो फोनोग्राम होता है उसके अंदर जो सुई लगी हुई होती है उस सुई को बनाने में भी हम हीरे का यानी कि डायमंड का उपयोग करते हैं। और लास्ट इसका जो उपयोग है जो आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि हम इनका उपयोग कई रत्नों में करते हैं, आभूषणों में करते हैं, है ना, आभूषणों में, ठीक, रत्नों में, आभूषणों में हीरे का उपयोग होता है। समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार से हीरे के उपयोग आप सभी लोगों के सामने हैं। पहला उपयोग आपको याद रखना है, कांच को काटने के लिए, पत्थर चट्टानों को काटने के लिए, फोनोग्राम की सुई में भी इसका उपयोग किया जाता है, और रत्न आभूषण के रूप में तो इसका उपयोग हालांकि किया ही जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये इसका स्ट्रक्चर है जिसमें आप देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के मध्य में दूरी कितनी होती है, तो कार्बन कार्बन के मध्य दूरी है 1.54 एंगस्ट्रम। ठीक है, इसके साथ हीरे की संरचना में प्रबल सहसंयोजक बंधों की वजह से यह कठोर होता है, याद रखना। कोयले की परतों जो परतें होती है उनके ऊपर चट्टानों का जब दाब पड़ता है तब हीरा और ज्यादा पारदर्शक बनता है। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर जब उपचारित किया जाता है तो हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। इसके बाद में कार्बन अति शुद्ध रूप में मिलता है हीरे से। कार्बन कार्बन के मध्य डिस्टेंस बताई दी है। विद्युत का कुचालक होता है, हीरे का गलनांक बता दिया, अपवर्तनांक उच्च होता है, मूल्य निर्धारण कलर, कैरेट और कट्स और क्लियरिटी 4C से निर्धारित होता है, ये याद रखना है ना। कितनी सी है, 4C से, कलर, कैरेट, कट्स और क्लियरिटी। इसके बाद में आपको याद रखना है कि हीरा जो है इसमें कार्बन का प्रत्येक कार्बन परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ में क्या होता है, आपके आबंधित होकर के एक दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना बनाता है। और वो संरचना कैसी दिखती है वो मैंने आपके सामने रख दी है। ठीक, तो इस प्रकार से हीरा जो है एक कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप था, वो यहां पर होता है पूरा। ठीक, तो इसी के साथ में हीरा हुआ गया है अपना कंप्लीट। अब ग्रेफाइट और फुलरिन के बारे में मैं अगले वीडियो में ही शुरुआत करूंगा, क्योंकि अगर अभी ग्रेफाइट के बारे में पढ़ाया गया या फुलरिन के बारे में बताया गया तो काफी लंबी क्लास हो जाएगी, और इतनी ज्यादा लंबी अपन क्लास नहीं कर सकते अभी, थोड़ा सा कार्य की व्यवस्थाओं के कारण और कई सारी थोड़ी सी प्रॉब्लम जो साइड में चल रही है उस वजह से। तो लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू।